ओके बच्चों, तो आइए जो कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस रह गए थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उसको आज हम कर लेते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन कौन से थे? तो पहला इसमें से एक रह गया था, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। एक चार्ज्ड रिंग है, एक चार्ज्ड रिंग है बच्चों, तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक रिंग है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आइए ये एक रिंग है। रिंग मतलब क्या होता है? एक छल्ला है, और ये जो है चार्ज्ड है, आवेशित है। अब इस आवेशित छल्ले का एक्सिस अक्ष कैसा होगा? तो इसके केंद्र से जो एक लंबवत रेखा, काल्पनिक रेखा गुजरेगी वही अक्ष होगा। तो मान लीजिए केंद्र से गुजरते इस लंबवत रेखा अर्थात अक्ष पर यहाँ एक बिंदु P है जो कि इसके केंद्र O से x दूरी बना रही है, और इस छल्ले का, इस रिंग का त्रिज्या r है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये जो हमने एजम्पशन लिखा इसको हम लिख लेते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। हेयर वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्राप्त करेंगे कहाँ पे? तो पॉइंट P पे, एट पॉइंट P ड्यू टू द रिंग which is situated at a distance x from the रिंग सेंटर, जो कि रिंग के सेंटर से x दूरी पर है। हिंदी वाले बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, बोल बोल के लिखा दूंगा रिंग, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक बहुत ही छोटा सा dl लंबाई का एक टुकड़ा ले लेते हैं। यहाँ पर इस रिंग में एक छोटा सा dl लंबाई का एक टुकड़ा ले लेते हैं। तो बच्चे इसके यहाँ से बिंदु P से दूरी कितनी हो जाएगी? तो ऑफ कोर्स कहिएगा कि सर ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये कर्ण हाइपोटेनस की भांति काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा r² प्लस x² का अंडर रूट। साथ ही साथ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए हम जानते हैं ये धन आवेश का एक बिंदु के समान काम करेगा। जैसे लगेगा एक बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश जब धनात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र से बाहर निकलता है, बाहर ऐसे निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा। तो छोटा सा लंबाई है dl, तो इसका विद्युत क्षेत्र भी छोटा सा होगा d। अगर मान लीजिए यहाँ पर यह कोण जो है, ये कोण जो है अल्फा है, तो इधर जो है ये टूट के आ जाएगा कितना? तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो इधर टूट के आ जाएगा DE कॉस अल्फा, और ठीक 90 डिग्री के बाद, मतलब नीचे से बेचारे P को ही हम चीर दिए, DE साइन अल्फा। उसी तरह से बच्चे अगर ठीक इस जो आपने लिया है इसको एक व्यास मान के उल्टे तरफ ले लीजिए, एक फिर से dl लेंथ, एक फिर से dl लेंथ ले लीजिए।
तो ये भी तो यही काम करेगा, इससे ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा तो इससे ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकलेगा डी। ये भी उतना ही एंगल अल्फा बनाएगा, इधर भी उतना ही एंगल अल्फा होगा, तो अल्फा जिधर लगा हुआ है मतलब इधर फिर से डी ई कॉस अल्फा निकलेगा और ठीक 90 डिग्री के बाद डी ई साइन अल्फा निकलेगा। ओह, हमने ये थीटा लिख दिया अल्फा। अब देखो बच्चे, ये डी साइन अल्फा और डी साइन अल्फा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं, तो ये तो दोनों कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ये दोनों डी का जुट के इधर आ गया है अक्ष की तरफ, अक्ष जिधर है उधर ही दोनों आ जाएगा। ऐसा ही बात हर बिंदु के साथ होगा। ये तो हमने एक व्यास के विपरीत छोरों पर लिया है, ऐसा बहुत सारा व्यास खींच सकते हो, इधर भी ऐसे भी बहुत सारा व्यास खींच सकते हैं। व्यास का मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, फॉर दिस वी कंसीडर, इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं, फॉर दिस वी कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन of length dl on opposite side of diameter as shown in figure, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है कि डायमीटर के अपोजिट एंड पे हम दो डीएल लंबाई का छोटा छोटा टुकड़ा काट लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहली बात रह जाती है कि इसका चार्ज कितना होगा। चार्ज ऑफ दिस एलिमेंटल सेक्शन इज, चार्ज ऑफ दिस एलिमेंटल सेक्शन इज, चार्ज कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए ये छोटा सा लंबाई डीएल है तो इसका छोटा सा चार्ज हो जाएगा डी क्यू। तो देखिए चार्ज बराबर हम क्या जानते हैं, ये तो एक रेखा के समान है ना, बस रेखा मुड़ी हुई है ना, रेखा मुड़ी हुई है। तो ऐसे में हम जानते हैं बच्चे कि रैखिक आवेश घनत्व लेमडा का प्रयोग होता है, और ये फार्मूला क्या होता है, तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई, है ना। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, आवेश बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लंबाई ऊपर गुना हो जाएगा, तो लेमडा और लंबाई इसकी डीएल है। अभी बच्चों इसका हम आगे भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि लेमडा कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश, मान लीजिए इस पर कुल आवेश जो है क्यू है, कुल आवेश कितना है क्यू है, और कुल लंबाई, तो बच्चों एक वृत्त का, एक रिंग का कुल लंबाई कितना होता है, तो कहेंगे कुल लंबाई परिधि होती है 2 पाई, और त्रिज्या r माने तो कैपिटल R, 2 पाई r, ये लेमडा हो गया गुना dl, है ना। तो पहले तो ये हमने छोटा छोटा जो लेंथ निकाले हैं उसका आवेश इतना आ जाएगा। अब बच्चों ऐसा करते हैं, हिंदी वाले बच्चों को हम लिखा देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इसको फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब आगे बढ़ा लेंगे। देखिए लिखेंगे बच्चे, अगर आप हेडिंग भी हिंदी में लिखना चाहते हो तो हेडिंग भी हिंदी में लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हेडिंग हिंदी में, एक आवेशित छल्ले के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, एक आवेशित छल्ले के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और उसके बाद आप ये बगल में फोटो बना लो, ये फोटो बगल में बना लो, और ये बात जो हमने लिखा है अब उसको हम लिखाते हैं। आप लोग फोटो बना लीजिएगा, फिर वीडियो प्ले कर लीजिए। अब देखिए लिखिए इसको, यहाँ हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त करेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त करेंगे, पूर्ण विराम। यह बिंदु P
बिंदु P, रिंग के, छल्ला कितना लिखोगे, रिंग ही लिखो ना, RING रिंग, रिंग के केंद्र O से, रिंग के केंद्र O से x दूरी पर है। कितना दूरी पर है, यहां देखो लिखा है x दूरी पर है, x दूरी पर है, पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। इसके लिए हम व्यास के दो छोरों पर, व्यास के दो छोरों पर, वो छोरा हरियाणा वाला छोरा नहीं, लड़का, छोर मतलब अंत, अंत बिंदु, छोर मतलब अंत बिंदु, व्यास के दो छोरों पर dl लंबाई अवयव लेते हैं, dl लंबाई अवयव लेते हैं, पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे बच्चों, इसके आगे लिखेंगे इन लंबाई अवयव का आवेश, पूर्ण विराम के बाद इन लंबाई अवयव का आवेश, इन लंबाई अवयव का आवेश। तो देखिए आवेश तो हमने यहां नीचे निकाल लिया है ना, आवेश हमने जो यहां नीचे निकाल लिया है। अब देखिए इस बात को हम आगे लिखते हैं। तो अभी देखिए बच्चे, ये जो लेंथ एलिमेंट का आवेश इतना है, तो बिंदु P पे कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये मान लो एक बिंदु आवेश है, तो इतनी दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ड्यू टू द, कैमरा हिलता है, सॉरी, ड्यू टू द एलिमेंट, सॉरी कैमरा थोड़ा हिलता है ना, ड्यू टू द एलिमेंट dl, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ DE, dl लेंथ के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड DE बनेगा, DE एट पॉइंट P कैन बी गिवन एज, इसको कितना हम दे सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम यहाँ फार्मूला लिख देते हैं इधर ब्रैकेट में, चूंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है कूलाम्ब कांस्टेंट K, फिर लेते हैं आवेश, और आवेश के बाद दूरी का स्क्वायर। यहाँ जो है K कितना होता है, K होता है कूलाम्ब कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने इधर बता दिया आपको फार्मूला वगैरह क्या होता है। अब इसी फार्मूला के आधार पर हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगा वो कितना होगा। तो पहले कूलाम्ब कांस्टेंट K, कूलाम्ब कांस्टेंट K, फिर हम लिखेंगे आवेश। तो आवेश तो देखिए आप पहले से हम पता किए हुए हैं, DQ, अभी चलो लिख देते हैं कि आवेश इसका आया है DQ, और बटे दूरी का स्क्वायर। तो देखो तो इस DL से इस बिंदु P के बीच में कितनी दूरी है, तो इतनी दूरी है, इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे, अगला पॉइंट में हम क्या करते हैं, तो हम करेंगे K, DQ के जगह पर क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, कहेंगे सर आप बिल्कुल लिख सकते हो, मैं लिख दूंगा। तो K Q इंटू DL बटा में 2 पाई R, और देखो नीचे तो ये भी है 2 पाई R, तो नीचे चला ही गया, साथ ही ये भी तो है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो सिर्फ रह गया R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अभी यहाँ देखिए बच्चे क्या बात हो रही थी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो दिशा में तोड़ दिए, एक इलेक्ट्रिक एक्सिस के तरफ और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला सब जो कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाला सब जो घटक है, वो एक दूसरे को काट देगा, तो बच जाएगा सिर्फ किधर वाला, सिर्फ एक्सिस के तरफ वाला सब बचते जाएगा हर बार। तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए हम थोड़ा इसको आगे लिखते हैं,
हाँ जी, द कंपोनेंट ऑफ दिस फील्ड स्ट्रेंथ DE द कंपोनेंट ऑफ दिस फील्ड स्ट्रेंथ, इस फील्ड स्ट्रेंथ का जो कंपोनेंट है कौन सा, पहले डी साइन अल्फा के बारे में पहले लिख देते हैं। सर सॉरी, ऑफ DE साइन अल्फा, DE साइन अल्फा which is नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, नॉर्मल टू द एक्सिस, जो कि एक्सिस से 90 डिग्री है, ऑफ रिंग, किसके, तो एक्सिस, रिंग के एक्सिस के, विल बी कैंसिल्ड, ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये डी साइन अल्फा जो है खत्म हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट ड्यू टू द रिंग सेक्शन, किसके कारण कैंसिल हो जाएगा, तो वो सेक्शन जो डायमीटर के अपोजिट की तरफ है, ड्यू टू रिंग सेक्शन अपोजिट टू DL, जो DL के ठीक DL के अपोजिट है, ठीक DL के उल्टी तरफ है, उसके कारण ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, सिर्फ एक्सिस के तरफ DL के नॉर्मल वाला कैंसिल हो जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड electric field strength along the axis of रिंग का जो एक्सिस के तरफ है वो कितना है, तो DE cos अल्फा ड्यू टू ऑल द सेक्शन, सब सेक्शन का जो एक्सिस के तरफ आ जाएगा, ड्यू टू ऑल द सेक्शन विल बी एडेड अप, वो सब जुड़ जाएगा, जो एक्सिस के तरफ वाला है वो सारा जोड़ दिया जाएगा, एड अप। हेंस, इस कारण से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो इसको जो है हिंदी वाले बच्चे के लिए मैं बोल के लिखा देता हूं, यहां ये छूट गया था, क्या लिखिएगा, DL लंबाई अवयव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता DE, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब ये जो बात हमने लिखा है इसको लिखिए, इस विद्युत क्षेत्र का घटक, कंपोनेंट मतलब घटक, इस विद्युत क्षेत्र का घटक DE साइन अल्फा, यहां देखो है, इस विद्युत क्षेत्र का घटक DE साइन अल्फा जो कि रिंग के अक्ष के लंबवत है, लंबाई अवयव DL के विपरीत छोर पर उपस्थित, लंबाई क्षेत्र DL के
विपरीत विपरीत छोर पर उपस्थित लंबाई अवयव द्वारा छोर पर उपस्थित लंबाई अवयव द्वारा नष्ट कर दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है। नष्ट कर दिया जाता है या कैंसल कर दिया जाता है। कैंसल कर दिया जाता है। पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे तथा, पूर्ण विराम के बाद तथा इस विद्युत क्षेत्र का घटक dE cos अल्फा, यहां देखो, तथा इस विद्युत क्षेत्र का घटक dE cos अल्फा, dE cos अल्फा सभी लंबाई अवयवों के कारण, सभी लंबाई अवयवों के कारण, लंबाई अवयवों के कारण अक्ष की दिशा में जुड़ता जाता है। लंबाई अवयवों के कारण अक्ष की दिशा में जुड़ता जाता है। अक्ष की दिशा में जुड़ता जाता है। पूर्ण विराम। इस कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इस कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना तीव्रता हो जाएगा जी? देखिए, आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, तो हम सीधे क्या करेंगे, बिंदु P पर कितना तीव्रता आ जाएगा तो इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने का मतलब ही होता है जोड़ देना। किसका? कौन जोड़ते जा रहा था? dE cos अल्फा। अब देखो बच्चों, इसी बात को हम आगे करते हैं। तो पहले dE का मान लिख लेते हैं। तो dE का मान था KQ dl 2 pi r इतना, इसको लिखते हैं KQ dl, ओहो कैमरा फिर हिलने लग जाता है, KQ dl 2 pi r और ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहां रह गया क्या? cos अल्फा। देखिए cos अल्फा को भी हटा देते हैं बच्चों। यहां ये अल्फा है इस त्रिभुज में, तो cos अल्फा क्या हो जाता है? cos अल्फा होता है आधार बटे कर्ण, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस इज x एंड परपेंडिकुलर इज दिस मच। सो वी विल राइट x अपॉन कितना था? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब जो जो कांस्टेंट है, जो मान नहीं बदल सकता, उसको बाहर निकालिए। तो देखिए k भी नहीं बदल सकता है, k तो फिक्स है 1/4 पाइप्सिलॉन। कुल आवेश क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा। 2 pi r इस छल्ले की, रिंग की परिधि क्यों बदलेगी? हटाइए। और यहां देखो, यहां r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। और यहाँ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2। तो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1/2, दोनों सेम चीज। तो 1 + 1/2 पावर जुट जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। अभी देखिए इंटीग्रेशन के अंदर केवल क्या रह गया? तो केवल बच गया dl। dl का मतलब क्या है? यहाँ एक ये छोटी सी लंबाई है। अगर संपूर्ण dl का इंटीग्रेशन, जैसे dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, तो dl का इंटीग्रेशन l तो लिख देंगे, लेकिन ये पूर्ण लंबाई आ जाएगा। ये छोटा सा dl, यहाँ भी 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 dl, सब dl को जोड़ देंगे तो क्या ये परिधि नहीं हो जाएगा? तो ये सीधे इस dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो परिधि हो जाएगा 2 pi r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और ये आ जाएगा परिधि 2 pi r। तो 2 pi r से 2 pi r कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला आ गया EP बराबर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल जाएगा? बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा K गुना Q बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2।
ये भी है फार्मूला। और आप चाहिए तो के का पूरा भी वैल्यू लिख सकते हैं। के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओ भैया एक्स कहाँ छूट गया है ना, एक्स तो छूट गया था, QX बटे R² प्लस X² होल टू द पावर 3/2। तो ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया फाइनल। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। ऐसे ही डायरेक्ट तो नहीं लिखना चाहिए, इसीलिए या और हम लिखते जाएंगे। तो ये आप कर लोगे और आपका ख़त्म हो गया ये डेरिवेशन। आर्क मतलब क्या होता है, चाप। एक चाप के कारण इसके केंद्र पर, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं। तो देखिए क्या हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ due to a charged circular arc at its center, at its center, इसके सेंटर पे निकाल लेना है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में क्या लिखेंगे, एक चाप, एक आवेशित चाप, ऐसे लिखिए, एक आवेशित चाप, एक आवेशित चाप, एक आवेशित चाप के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम फिगर ही बना लेते हैं। देखिए समझिएगा बातों को आप। मान लीजिए इस तरह से एक चाप है, ऐसा हमने एक चाप ले लिया, मतलब एक सर्किल का, एक रिंग का ये टुकड़ा है। हम तो पहले ही जान चुके हैं, अगर ये एक रिंग होगा तो रिंग के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होती है। लेकिन इस बार विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूरा रिंग के कारण नहीं निकालना है, बस एक चाप के कारण। मान लीजिए कि इसका केंद्र कहीं यहाँ पर है, यहाँ पे इसका केंद्र है ना, यहाँ पे इसका जो है हमने केंद्र मान लिया। केंद्र से इसकी दूरी को आप R मान लीजिए। अभी सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए कि बिल्कुल बीचों बीच से इसको डिवाइड कर दीजिए, एकदम बीचों बीच से ऐसे आप इसको तोड़ दीजिए। जो इसको एक ऐसा लाइन खींचिए जो इस पूरे चाप को आधे भागों में बांट देता हो। अगर यह पूरा कोण फाई है, यहाँ से यहाँ तक लेके यह पूरा कोण फाई है, तो ये φ/2 टुकड़े में दोनों तरफ एंगल टूट जाना चाहिए। अब देखिए बच्चे, इस पर हमने आवेश दे दिया, ये लो जी, प्लस प्लस प्लस, हो गया। अब हमने क्या किया, जैसे पिछले बार हमने एक छोटा सा लाइन काटा था ना, पिछले वाले इस वाले डेरिवेशन में, वैसे ही यहाँ पे भी एक हम छोटा सा लंबाई काट लेते हैं, एक छोटा सा लेंथ काट लेते हैं और कह देते हैं कि चलिए ये जो कोण बना रहा है केंद्र से, कितना बड़ा कोण बना रहा है, तो ये जो कोण बना रहा है ये d∅ का कोण बना रहा है। कितना का कोण बना रहा है, d∅ का कोण बना रहा है। टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज आप मान सकते हैं कि इस आर्क पर टोटल चार्ज Q है। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसके केंद्र को आप कोई बिंदु मान सकते हो, ये C है। तो यहाँ पर जो एक छोटा सा इसका चार्ज जाएगा, मान लो छोटा सा इसका आवेश आ गया dq, तो हम जानते हैं कि प्लस से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता है, तो इसका विद्युत क्षेत्र जो निकलेगा इस तरह से ऐसे करते हुए बाहर की ओर जाएगा। एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र ये इधर बनाएगा।
अभी आप ये मान लेना कि ये जो छोटा सा डी थीटा का कोण बना रहा है ये थीटा कोण पर है, तो इसको आप दो कोण में तोड़ दो, दो कंपोनेंट में तोड़ दो। इधर भी होगा थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ठीक इसके 90 डिग्री के बाद इधर आ जाएगा डी ई साइन थीटा। अभी देखो बच्चों, जैसे आपने थीटा कोण पे इधर एक छोटा सा एलिमेंट काटा है, एक अवयव काटा है लंबाई का, तो इधर भी थीटा कोण के बाद आप एक ऐसा करो, लंबाई अवयव काट लो। थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये भी उतना ही डी थीटा का कोण बना रहा है और ये भी उतना ही थीटा कोण के बाद है, इसका भी कोण थीटा है। तो ये भी अपना विद्युत क्षेत्र इधर बाहर की तरफ बनाएगा, बाहर की तरफ ये भी बनाएगा डीई, ये भी उतना ही कोण थीटा। हालांकि ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन आप लोग समझ जाना भाई, ठीक है, ऐसे थोड़ा सट के आता, हम थोड़ा फैला दिए, कोई बात नहीं। तो इधर इसका कंपोनेंट तोड़ने तो आप लोग को आता होगा, जिधर कोण रहता है थीटा, देखो कोण इधर लगा हुआ तो इधर कॉस से गुना कर देंगे, और ठीक इसके 90 डिग्री के बाद इधर साइन से गुना कर देंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बच जाएगा ये यहाँ पर। तो इसी तरह से हर एक बिंदु के लिए नहीं हो सकता है। मान लीजिए यहाँ बना 10 डिग्री, तो इधर भी एक 10 डिग्री वाला बनेगा, फिर 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, बढ़ाते जाओ दोनों तरफ। तो सब में क्या होगा, इधर वाले दोनों कटते जाएंगे, और ये जो इसका बीचों बीच तुमने काटा है ना बाइसेक्टर, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उसी की दिशा में आएगा, सिर्फ उधर ही आएगा बच्चों। तो इन सारे बातों को हम भाषा के रूप में, लिटरेचर के रूप में लिख लेते हैं। तो ये फिगर क्या दिखा रहा है हमें कि लेट देयर इज अ आर्क, मान लिया कि एक आर्क है ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और जो कि कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो देखो मैंने बताया था ये पूरा एंगल फाई का है। तो विच सबस्टेंड एन एंगल फाई एट इट्स सेंटर, जो कि अपने केंद्र पे, जो कि अपने सेंटर पे फाई एंगल बना रहा है। अब हमको क्या करना है कि इसके केंद्र पर, जो केंद्र है बिंदु सी, सेंटर है सी, यहां पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए वी टेक अ लेंथ सेगमेंट ऑफ एंगल डी थीटा, जो कि डी थीटा एंगल बनाता है एट सेंटर एंड एट एंगल थीटा फ्रॉम बाइसेक्टर लाइन, और बाइसेक्टर लाइन से ये थीटा एंगल बना रहा है। फिगर अलग है ना, फिगर हमने अलग रखा है, ये फिगर का इलाका है। ठीक है, इस तरह की बात हो गई। तो यहां पर लेंथ एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ज ऑफ लेंथ एलिमेंट इज हाउ मच। नाउ चार्ज ऑफ लेंथ एलिमेंट, ये जो लेंथ एलिमेंट हम काटे उसका चार्ज कितना हो जाएगा। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह ही
ये जो चार्ज डी क्यू है क्या लिखेंगे, लेमडा गुना इसका जितना भी लेंथ है, तो लेंथ मान लो अभी हमने डीएल लिख दिया कि इसकी लेंथ डीएल है, हालांकि उस पर थोड़ा और हम विचार करेंगे। अभी देखो बच्चों दो बात यहाँ पर देखिए, आर्क का जो लेंथ होता है, आर्क लेंथ, चाप की जो लंबाई होती है, चाप की लंबाई होता है कि कितना एंगल ये बना रहा है, एंगल लिख ही देते हैं, एंगल और गुना रेडियस, ये एक चाप की लंबाई होती है। तो देखो बच्चों यहाँ पे गौर करेंगे अगर आप, तो लेमडा पहले क्या हो जाएगा, कुल आवेश, लेमडा का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेमडा का फॉर्मूला कुल आवेश बटा लंबाई, तो कुल आवेश है Q और चाप की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, चाप के लिए कुल लंबाई तो कुल एंगल, ये पूरा एंगल बना रहा है फाई, और रेडियस तो रेडियस है कैपिटल R, ठीक है, और गुना dl। अब देखो इस dl का भी हम आगे के लाइन में खंडन करेंगे, Q बटे फाई गुने R। अभी बच्चों ये बहुत बड़ी लंबाई थी चाप की लंबाई, तो उसके लिए हमने फाई गुने R लिखा। ये तो छोटा सा चाप यहाँ पे बनाएगा, तो इस छोटे से चाप के लिए भी तो वही फार्मूला न लगेगा क्या, एंगल, तो ये छोटा सा एंगल बना रहा है डी थीटा, छोटा सा एंगल है डी थीटा, और त्रिज्या तो इसकी भी R है, तो R से R कट जाएगा। तो हमारा जो ये चार्ज है कि इसका छोटा सा चार्ज कितना सा हो जाएगा, कितना चार्ज आ गया बच्चों, तो ऊपर में Q, नीचे में फाई, Q बटे फाई गुना डी थीटा, यह हमारा चार्ज निकल गया, ठीक है, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए इंग्लिश वाले बच्चे उतारना है उतारिए, हिंदी वाले बच्चों को अब मैं लिखाता हूँ। तो बच्चे चित्र आप लोगों ने बना लिया होगा, है ना, चित्र आप लोगों ने बना लिया होगा। अब लिखिए, माना कि एक चाप की त्रिज्या R है, माना कि एक चाप की त्रिज्या R है, चाप की त्रिज्या R है, तथा यह केंद्र पर फाई कोण बनाता है, तथा यह केंद्र पर फाई कोण बनाता है, तथा यह केंद्र पर फाई कोण बनाता है, पूर्ण विराम। इसके केंद्र C पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबाई अवयव लेते हैं, कौमा, जो केंद्र पर डी फाई का कोण बनाता है, डी थीटा, सॉरी, जो केंद्र पर डी थीटा का कोण बनाता है, डी थीटा का कोण बनाता है, तथा यह बाइसेक्टर से, बाइसेक्टर इंग्लिश में ही लिख लो, बाइसेक्टर का मतलब है जो बीचों बीच से लाइन गुजर रही है, तथा यह बाइसेक्टर से थीटा कोण का निर्माण कर रहा है, तथा यह बाइसेक्टर से थीटा कोण का निर्माण कर रहा है, थीटा कोण का निर्माण कर रहा है, पूर्ण विराम। नीचे आके लिखिएगा, पूर्ण विराम के बाद नीचे आके लिखिएगा। अब लंबाई अवयव का आवेश, चार्ज ऑफ लेंथ एलिमेंट, लंबाई अवयव का आवेश, और उसके बाद नीचे तो हमने ये समझा ही दिया, आवेश अर्थात चार्ज कितना हो जाएगा। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, आगे अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के बात को हम देखते हैं। देखिए तो अभी यहाँ पर
हमें निकालना है कि ठीक है आवेश तो इतना हुआ, हमने सीख लिया कि आवेश इतना निकल गया, तो ये आवेश कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा बिंदु सी पर। तो देखिए ये आवेश का यहाँ से दूरी कितना है, तो त्रिज्या के बराबर दूरी है, दूरी त्रिज्या के बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी पता है, आवेश पता है, तो दिक्कत क्या है। देखिए तो इसको हम करते हैं, बच्चों। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट सी पे ड्यू टू चार्ज dq चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो जाएगा, इस बात को समझना है। ऐसा करते हैं, इसको हम, रुक जाइए 1 मिनट, इधर इसको ऐसे रहने देते हैं कि ताकि आप लोग को इस बात पर भी ख्याल रहे कि पीछे हम क्या क्या कर चुके हैं। देखिए तो अब देखिए यहाँ बच्चों कि हम जानते हैं कि पहले हम यही लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना बार, तो पिछले डेरिवेशन में ही लिखा था, क्या होता है k गुना q बटे दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बहुत छोटा सा बनाएगा, तो चलिए डी k जो कूलाम कांस्टेंट k है, आवेश इसका हमने छोटा सा माना है dq, और दूरी कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या के बराबर दूरी है r²। अब यहाँ से dq हमने निकाल के रखा है कि आवेश कितना है, dq कितना है, तो हम लिखेंगे de बराबर k, dq के बदले क्या लिख देंगे, q बटे फाई, तो नीचे चला जाएगा r² के साथ, और ऊपर रह जाएगा d थीटा। तो dq के जगह पर हमने इतना लिख दिया d थीटा, इतना हमारा आ गया बच्चों। अब फिर क्या हो रहा था कि ये जो ठीक थीटा एंगल पे इधर भी एक कंपोनेंट है, ठीक थीटा एंगल बाइसेक्टर के इधर जो एक घटक लिया है, वो इसके डी साइन थीटा को कैंसिल कर दे रहा है, खत्म कर रहा है। देखिए तो हम लिखते हैं, सॉरी बच्चों, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड component due to this segment de sin theta which is perpendicular to the angular bisector, जो कि एंगुलर बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर है, गेट्स कैंसिल हो जाता है, गेट्स कैंसिल हो जाता है, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे रह जाता है, विल बी अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर। वो किधर रह जाता है, तो वो देखिए क्या हमने कहा था कि ये तो कट जाएगा और कुल का कुल बचेगा किधर, तो ये जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर के तरफ ही कुल बचेगा। देखिए डी कॉस थीटा इसका भी बच गया, डी कॉस थीटा इसका भी बच गया, उसी तरह से कीजिएगा तो सबका बचते जाएगा डी कॉस थीटा, और बाकी सारा कैंसल हो जाएगा। तो बच्चों लिखते हैं बाइसेक्टर। अभी देखिए एक चीज हम कॉमा देके और लिख देते हैं
कि ये जो बाइसेक्टर है कितना एंगल बना रहा था, इधर भी आधा एंगल, पूरा एंगल फाई था, तो इधर भी आधा एंगल 5/2, इधर भी आधा एंगल 5/2। तो ये कहाँ से कहाँ कैसे प्राप्त करेंगे? विच कैन बी कैलकुलेटेड, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग डी कॉस थीटा को इंटीग्रेशन कर देंगे, डी कॉस थीटा विथ लिमिट फ्रॉम -5/2 टू +5/2। इसको देखिए, इधर जाइएगा तो रहेगा -5/2, इधर पूरा जाइएगा ना तो इधर हो जाएगा -5/2, इधर पूरा आ जाएगा तो हो जाएगा +5/2। हालांकि बस समझाने की चीज़ है, पिक्चर को कचड़ा मत कीजिए। तो -5/2 से +5/2 तक हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, किसको? डी कॉस थीटा को। इंटीग्रेशन करने से हमको क्या प्राप्त होगा कि इसका भी सब का डी कॉस थीटा हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु सी पे कितना होगा? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था DE, और कौन था? कॉस थीटा ना बचेगा, तो DE में कॉस थीटा से गुना कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, -5/2 से +5/2 तक इंटीग्रेशन करना है। देखिए DE का पहले मान रख लीजिए, आप आराम से, टेंशन नहीं लेना है। अगर 1 घंटा का वीडियो बन गया है, और हम जानते हैं ये क्लास की तरह नहीं रहता है कि बहुत क्लास में इस एक वीडियो में 1 घंटा में जितना पढ़ा दूंगा, क्लास में मुझे पढ़ाने में 2-3 दिन लग जाएगा, क्योंकि इसमें बातचीत बिल्कुल नहीं होती है, खिंचाता जाता है। तो ठीक है, आप भी 2 दिन में देख लो, एक वीडियो को आधा आधा करके 2 दिन में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डी का वैल्यू रख दो KQ/πr² डी थीटा इंटू कॉस थीटा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे। तो देखिए K कांस्टेंट, कुल आवेश कांस्टेंट, चाप का कुल कोण फाई कांस्टेंट, चाप की त्रिज्या कांस्टेंट, ये सबको बाहर कर दीजिए। तो अंदर क्या बच गया? तो अंदर बच गया -5/2 से +5/2, अंदर बच गया सिर्फ कॉस थीटा, किसके सापेक्ष में? तो थीटा के सापेक्ष में। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए बच्चों, तो देखिए EC बराबर KQ/πr²। देखिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक? तो -5/2 से +5/2 तक। सॉरी बच्चों, देखो लिखो, और EC इज इक्वल टू KQ/πr², पहले थीटा के जगह पर 5/2, तो साइन 5/2 प्लस कैसे हो जाएगा ये देखिए। अगर आपको डिटेल में समझाए इसे तो हम शॉर्टकट मार रही हैं। देखिए ऐसे करते हैं, घटाते हैं और फिर लिखते हैं नीचे वाला, तो थीटा के जगह पे अब नीचे वाला, तो -5/2। अब आप जानते हैं साइन के अंदर अगर माइनस रहता है तो उस माइनस को बाहर कर देते, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो और EC बराबर KQ/πr²। यहाँ देखिए, तो साइन ये तो प्लस हो गया, तो साइन 5/2 प्लस साइन 5/2, तो EC के बदले आ गया KQ/πr², साइन 5/2 साइन 5/2 2 साइन 5/2। तो EC के बदले हम लिख सकते हैं कितना बच्चों? 2KQ/πr² गुने साइन 5/2। ठीक है, और K का वैल्यू कितना है? K के बदले जानते हो ना, K के बदले 1/4 पाई
के बदले हम कितना लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अभी देखो हो सकता है परीक्षा में ये डेरिवेशन नहीं देके कहे चाप जो है अर्धवृत्त का है, केस, इसमें हम केस लगा देते हैं। केस क्या लगा दिए कि चाप जो है वो अर्धवृत्ताकार है, चाप जो है अर्धवृत्त है। तो मान लो ये केंद्र है, कितना डिग्री बन गया ये 180 डिग्री। तो फाई जो पिछला में फाई बन रहा था वो यहाँ 180 डिग्री हो गया। तो बस अगर ऐसा पूछ देगा तो कुछ नहीं टेंशन लेना। और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो फाई के जगह पे बस रख दो मेरे भाई पाई। क्या है ये, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल अर्धवृत्त। तो यहाँ पे फाई के बदले क्या लिखेंगे, पाई, तो इसी में रख देंगे। अब वो डेरिवेशन ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग करेंगे, हो गया इसी में हो गया। 2kq फाई के बदले पाई r स्क्वायर और साइन पाई बटे 2। पाई बटे 2 कितना होता है, साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कितना, 1। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी के बदले 2kq बटे पाई r स्क्वायर, बस ये तो 1 हो गया, साइन 90 डिग्री 1। तो अगर सेमी सर्किल रहेगा तो आप ऐसे कर दीजिएगा। इतना याद रखने से बहुत है, कितना याद करने से आपके लिए बहुत है। अच्छा, इसी में एक केस सॉरी हम थोड़ा उलझा रहे हैं आप लोग को, एक केस और हम लगा सकते हैं। क्या कि मान लीजिए आधा में रहे प्लस और आधा में रहे माइनस, तो क्या करेंगे। और एक बात और, इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र बनेगा किधर दिशा होगा। तो बच्चों देखो यहाँ फिगर, विद्युत क्षेत्र किधर आया था, विद्युत क्षेत्र आ गया था ठीक बीचों बीच से जो लाइन इसको काट रही थी उसी के तरफ। तो यहाँ देखो बीचों बीच से इसको काटो, 90 डिग्री से एकदम 180 डिग्री है तो 90 डिग्री से काटो, इधर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, जो कुल विद्युत क्षेत्र ई नेट, ई नेट का मतलब कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र इधर आ जाएगा इस तरह से। अभी देखो बच्चों, हिंदी वाले के लिए मैंने इसका नहीं किया था तो लिखिए, यहाँ से हिंदी कर देना, देखिए कीजिए। अब बिंदु C पर आवेश dq के कारण, अब बिंदु C पर आवेश dq के कारण कुल विद्युत क्षेत्र, आवेश dq के कारण कुल विद्युत क्षेत्र, dq के कारण कुल विद्युत क्षेत्र, यह हमें करना है। कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा देखिए, तो हम लिखेंगे, ये कर लीजिए आप, समझा तो दिया ही था हमने। अब यहां से लिखिए, अब इस विद्युत क्षेत्र का घटक dE साइन थीटा, इस विद्युत क्षेत्र का घटक dE साइन थीटा, dE साइन थीटा एंगुलर बाइसेक्टर के लंबवत है। कुछ कुछ शब्द इंग्लिश में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर बाइसेक्टर, यहाँ जो देखिए एंगुलर बाइसेक्टर के लंबवत है, एंगुलर बाइसेक्टर के लंबवत है, के लंबवत है, पूर्ण विराम। यह घटक केंद्र से ठीक थीटा कोण बनाने वाले, केंद्र से ठीक थीटा कोण बनाने वाले दूसरे घटक द्वारा नष्ट हो जाता है, दूसरे घटक द्वारा नष्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र का कुल मान, विद्युत क्षेत्र का कुल मान एंगुलर बाइसेक्टर की दिशा में प्राप्त होगा। विद्युत क्षेत्र का कुल मान एंगुलर बाइसेक्टर की दिशा में प्राप्त होगा, एंगुलर बाइसेक्टर की दिशा में प्राप्त होगा, जो कि dE cos थीटा है ना। कितना टूट के आ गया था इसके तरफ, एंगुलर बाइसेक्टर की तरफ टूट के देखो dE cos थीटा आया था, जो कि dE cos थीटा है, पूर्ण विराम। यह हमें
-φ2 से +φ2 तक, यहाँ देखिए लिखा है -φ/2 से +φ/2 तक इंटीग्रेशन से प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन से प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन से प्राप्त होगा। और इसके बाद आप बिल्कुल इसको बच्चों कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। ऊपर वाला कट जा रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये बस हो गया। ठीक है, आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। और एक केस भी हमने ये समझा दिया। अभी देखो ये जो दूसरा केस था, ये जो दूसरा केस था उसकी हम चर्चा कर लीजिए। देखिए केस 2, बस फिगर से समझिए। दूसरा केस में हमने क्या लिया कि लिया तो सेमी सर्किल है, लेकिन आधा को प्लस कर दिया और आधा को माइनस कर दिया। हम कहेंगे कोई बात नहीं, हमसे तेज, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। हम दोनों को अलग अलग मान लेते हैं कि चलो ये एक अलग चाप है और ये एक अलग चाप है। अभी देखिए बच्चे, ये हम भली भांति समझते हैं कि प्लस वाले का जो विद्युत क्षेत्र आएगा, हालांकि आएगा तो दोनों का बराबर बराबर ही, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी माइनस में है, बराबर बराबर है। तो इसका विद्युत क्षेत्र ठीक इसको बीचों बीच से चीरते हुए बाहर की तरफ आएगा। प्लस है ना, प्लस का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ये पहला वाला। और माइनस के विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है, तो इसको भी बीचों बीच से एकदम चीर दो। 90 डिग्री का है तो कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री। बाइसेक्टर से कितना डिग्री बनाएगा, 45 डिग्री। और ये भी बाइसेक्टर से कितना डिग्री बनाएगा, तो 45 डिग्री। दोनों 45 डिग्री बनाएगा। तो ये लेकिन आ जाएगा किधर की तरफ, तो माइनस होने के कारण इसका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, अभी देखिए बच्चे, टोटल मान लीजिए ये भी आवेश Q है, प्लस Q, और ये माइनस Q। तो यहां पर देखो, बताओ दोनों विद्युत क्षेत्र के बीच में कितना डिग्री बना। तो कोई भी कहेगा कि ये दोनों विद्युत क्षेत्र बना, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। कैसे सर? तो देखो 90 डिग्री तो था ही, बीचों बीच में तोड़े थे, तो ये 45, तो ये भी 45, और इधर देखो ये 45 है तो इसके ठीक उल्टा इधर भी 45, तो टोटल 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो E1 और E2 के बीच में कितना डिग्री है, E1 एंड E2 एट 90 डिग्री, दोनों के बीच 90 डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र हम जोड़ना जानते हैं। कैसे करते हैं, तो पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला दूसरा और दोनों के बीच का कोण जो कि है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री तो कैंसिल हो गया। अब वह एक बात यह भी है बच्चों, दोनों आवेश बराबर ही ना है, बस दिशा का अंतर होगा, प्लस का बाहर माइनस का अंदर, दोनों तो प्लस प्लस ही है, ये सेम सेम है, ये भी Q ये भी Q, प्लस प्लस नहीं है, एक तो प्लस एक माइनस है, बस समान है दोनों, ये भी Q ये भी Q। तो दोनों का विद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा, E1 और E2 बराबर होगा, बस दिशा का अंतर है। तो इसको भी E मान लो, इसको भी E मान लो, तो E का स्क्वायर 2E²। तो E तो टूट के बाहर आ जाएगा, E√2। अब इसका मान लिख दो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, देखो बच्चे क्या फार्मूला आया था आपको याद है, देखिए फार्मूला पीछे हम थोड़ा पलटते हैं, 2KQ φr² sin φ/2। तो 2KQ φ/r² sin φ/2, और ये √2 भी तो था। तो यहां पर दोनों का फाई कितना था, प्लस वाला का भी 90 डिग्री, माइनस वाला का भी 90 डिग्री फाई था। तो 2KQ फाई की जगह पे 90 डिग्री का मतलब π/2 गुने r², यहाँ पे साइन पाई का मतलब π/2 और फिर से 2, माने 90 डिग्री का भी आधा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। 2 से 2 चलो काट देते हैं, तो फिर से ये 2 तो पलट के ऊपर ही चला जाएगा। 2KQ πr² और साइन 45 डिग्री 1/√2, और यहाँ भी 1√2, तो √2 से √2 कैंसिल, आंसर आ गया 2KQ πr²। ठीक है, इसमें देखो क्या है, आधा प्लस था आधा माइनस था। हो सकता है आपको दिशा भी पूछे, तो दिशा देखो ठीक ऐसे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि दो वेक्टर बराबर बराबर रहता है तो उनका जो जुट के आता है वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ये कैसे है, यहाँ पर एक फिगर और बनाता हूँ।
एक ई इधर है और एक ई इधर है, और दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये जुट के बिल्कुल जो ई नेट होगा जुट के बिल्कुल बीचों बीच आएगा ऐसे। तो बीचों बीच तो इसका ऐसे ही हो जाएगा 45 डिग्री पर, तो इधर आ जाएगा ई नेट। दिशा भी बता दिया, मान भी बता दिया। जिस बच्चे का वेक्टर चैप्टर कमजोर है उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये केस हो गया। ओके बच्चों, चलो बच्चों अभी जो है हम एक डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क के कारण इसके एक्सिस पे। तो हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। हिंदी में टॉपिक लिखें, एक समान आवेशित गोलाकार डिस्क को इंग्लिश में भी डिस्क, हिंदी में भी डिस्क लिखिए। एक समान आवेशित वृत्ताकार, गोलाकार नहीं वृत्ताकार, एक समान आवेशित वृत्ताकार डिस्क के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता अभी देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कुलर डिस्क है। अभी जो पिछला आपने पढ़ा रिंग, पिछला है ना, पिछला जो आपने पढ़ा रिंग छल्ला वो सिर्फ बाहर रहता था, लेकिन ये डिस्क है। सीडी का कैसेट देखे ना, ये अंदर भी है। रिंग मतलब हो गया चूड़ी और डिस्क का मतलब हो गया जो सीडी के कैसेट जैसा डिस्क होता है, पूरा अंदर भी है। तो चार्ज जो है पूरा जगह भरा हुआ है। अभी देखिए इसमें हम ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन कतई बोर्ड में नहीं आते। जब बोर्ड में आते ही नहीं है तो क्यों करूं मैं, मतलब लैंग्वेज क्यों लिखूं, शॉर्टकट में निपटा देते हैं इसको। देखिए इसका मान लीजिए केंद्र O है और इसके अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। तो पहले हमने क्या कर लिया, और ये मान लीजिए कि इस डिस्क का रेडियस कितना है, इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है ना, कैपिटल R जो है आप इसका डिस्क का रेडियस मान लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें भी बना देंगे एक रिंग। इसमें जो है हम एक रिंग बनाएंगे। इस रिंग का त्रिज्या मान लीजिए कितना है, तो इस रिंग का त्रिज्या मान लीजिए y है। इस रिंग का त्रिज्या y है, और ये जो रिंग लिया है हमने थोड़ा सा मोटा लिया है ना, इसमें कुछ मोटाई है, इसकी थोड़ी सी भैया मोटाई है, थोड़ा मोटा डिस्क है, मतलब थोड़ा एरिया छेंक रहा है। आइए हम कह लेते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है, तो इसकी मोटाई जो है ये dy है, dy मोटाई का है। और इस पर जो आवेश घनत्व है, सतह आवेश घनत्व, वो सिग्मा हम मान लेते हैं। ऐसा मान के हम अपना डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बच्चों, हम ज़्यादा इसमें लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सीधे हम जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए रिंग इज। हम एक रिंग के अक्ष पर लिख सकते हैं आप, हम एक रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान लिख सकते हैं। हम एक रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, तो कितना लिख सकते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं, E =
के क्यू, जितना भी इस रिंग का आवेश हो गया वो के क्यू, अक्ष से दूरी x बटे एक्स स्क्वायर, और जितना भी इसका त्रिज्या हो r स्क्वायर का पावर 3/2। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। पेज पुराना वाला कहाँ गया, 1 मिनट आप रुक जाए। ये देखो हम रिंग वाला किए थे प्रूफ, कितना आ गया था, इतना ही ना आया था, k गुना, देखो k गुना क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इतना हम जानते हैं, इतना हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर भी तो हमने एक डिस्क ही बनाया है, तो इस डिस्क के लिए क्या हम लिखेंगे, फॉर रिंग ऑफ थिकनेस, फॉर रिंग ऑफ थिकनेस dy एंड रेडियस y। बस हमने क्या किया है कि रेडियस r स्क्वायर के जगह पे हमने y लिख दिया है। होल्ड में तो कितना लिख सकते हैं बच्चों, तो देखिए इसका जो, चूंकि ये छोटा सा एक टुकड़ा है बस इस पूरे डिस्क का, ये जो रिंग बना है, ये जो छल्ला बना है, इस पूरे डिस्क का चूंकि एक छोटा सा टुकड़ा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा बनेगा। आपको कितने बार बता चुका हूं, जैसे ही किसी के आगे डी लगा दिया तो मतलब छोटा हो गया। अभी के तो वैसे ही रहेगा। देखिए इसका चार्ज मान लीजिए कि क्यू के जगह चार्ज कितना है, तो छोटा से इसका चार्ज मान लीजिए डी क्यू है। अक्ष से दूरी उतनी ही एक्स है, अक्ष से दूरी उतनी ही एक्स है। अभी यहाँ पे त्रिज्या जो आर होता था, तो त्रिज्या तो भी इस छोटे वाले डिस्क का हम लिख रहे हैं, तो इसका त्रिज्या तो y है, तो y स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। नाउ अब देखिए बच्चे, ये जो चार्ज जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो देखिए चार्ज को हम लिख सकते हैं सतह आवेश घनत्व गुना एरिया। छोटा सा एरिया तो डी कर दो यार, छोटा सा एरिया डी है। ये हमने कैसे लिखा है, हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, इस फार्मूला से हमने लिख दिया है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा गुना ए, तो Q हो जाएगा सिग्मा गुना ए, जो भी इसका, ये जो डिस्क थोड़ा मोटा वाला है इसका जो भी क्षेत्रफल हो जाए। अभी देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, तो कंप्लीट हो गया। अभी देखिए, क्या लिखा था हमने, dq बराबर सिग्मा गुना, एक बार और लिख देता हूं dA। ये देखिए dA का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो मान लो कि ये एक सर्किल है और इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मोटाई है, बहुत थोड़ा सा मोटाई है, तो ये जो क्षेत्रफल होगा, ये जो बीच का क्षेत्रफल हो गया, ये कितना होगा। तो बच्चे लोग क्या कहेंगे, जो आप 8-9 में पढ़े हो, कि सर पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, फिर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और घटा दीजिए। बच्चे ये तब होता है जब बीच की मोटाई जो हो अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ बीच की मोटाई का बहुत कम है। ये मान लीजिए y है और ये जो मोटाई है इसकी ये मात्र dy है। तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा कि आप परिधि लिखिए और इसकी परिधि से मोटाई को गुना कर दीजिए, तो सीधे एरिया निकल जाएगा। कहिएगा सर ये कैसा बकवास फार्मूला बता रहे हैं, ये कभी सच हो सकता है क्या सर? हम कहें बिल्कुल सच हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको बेलन का निकालना रहता है तो आप क्या करते हो, देखो तो बेलन का क्षेत्रफल निकालना रहता है तो क्या करते हो, कहते हो पहले ये बेलन की परिधि ले लेंगे, तो बेलन की परिधि ले लेते हो 2πr, मतलब ये नीचे वृत्त का जो परिधि है, और फिर कहते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल बताओ, ये जो पूरा घुमावदार सतह उसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्या करते हो, जितना मोटा है ना h रहती है ऊंचाई लंबाई जो मान लो, तो h से गुना कर देते हो। कहते हो यही कर्व्ड सरफेस, वक्र सतह का क्षेत्रफल है, कर्व्ड एरिया यही है। उसी तरह से हम यहाँ भी प्रयोग करते हैं। क्या किया हमने पहले इसका परिधि निकाल लिया 2πy, और ये दूरी बहुत छोटी है, मोटाई बहुत छोटी है, तो सीधे इसमें गुना कर दिया। तो इसका एरिया हम कितना लिख सकते हैं, परिधि पहले लिया जैसे यहाँ लिया था 2πy और गुना जितना इसका मोटाई है dy, तो इसका एरिया इतना ही लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, 2πy गुना dy। ये हो गया आवेश। नाउ वी कैन राइट, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कहाँ गया जी वो वाला पन्ना, ये देखो
हमें यहाँ डी क्यू ही न रखना था, डी क्यू कितना निकल गया, डी क्यू निकल गया इतना। तो डी क्यू के स्थान पे हम रख देते हैं, इसको मैं थोड़ा किनारे इस तरह से रख देता हूँ कि आप लोग को भी नजर आते रहे, है ना। तो आप लिखिए डी इज इक्वल टू के, और डी क्यू के जगह पे कितना आ गया पीछे, इतना आ गया डी क्यू की जगह पे सिग्मा 2 पाई बाई गुना डी बाई, और कुछ था और x था, डी क्यू के बदले इतना लिख दिया, फिर x था बटे नीचे क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इतना था। इसी को जरा हम सजा देते हैं। देखिए जो चीज़ कांस्टेंट है ना, सबसे पहले उसको अलग कर देते हैं। तो क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है जी, के कांस्टेंट सिग्मा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है ना, एक्स कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट। तो जो चीज़ अब बच गई उसको अंदर लिख। देखो 2 को हमने बाहर नहीं किया, हालांकि 2 कांस्टेंट है क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल पड़ता है बच्चों। तो 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अगर किसी बच्चे, और dy भी है, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि y भी कांस्टेंट नहीं है, y कांस्टेंट नहीं है क्यों, क्योंकि अभी ये तो हमने एक छोटा सा छल्ला काटा है जिसकी त्रिज्या y है, क्यों कोई बड़ा छल्ला नहीं काट सकते थे। ये तो y का वैल्यू बदल सकता है, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से स्टार्ट हुई है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, बढ़ते बढ़ते कहाँ तो जा सकते हैं, त्रिज्या तक, r तक। 0 से लंबाई लेके r तक हो सकती है। तो इसी कारण हम इसको 0 से लेके r तक इंटीग्रेशन कर देंगे टू ऑब्टेन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। वी इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू r, 0 से लेके r तक इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, जो कि कितना है। तो देखो कांस्टेंट वाले को बाहर छोड़ दो, k सिग्मा पाई गुना x बाहर छोड़ दिया, इंटीग्रेशन कर दो इसका 2y dy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, 0 से लेके r तक। हाँ जी, अभी देखिए इस तरह का इंटीग्रेशन हम पहले भी आपको सिखा चुके हैं, पहले के लेक्चर जिन्होंने ठीक से देखे हैं तो इस तरह का इंटीग्रेशन से हमें पाला पड़ा था। इसमें हम t मान के प्रयास करते थे, ठीक है ना। देखिए बच्चों, आप लोग के लिए सिर्फ मैं क्या करता हूं कि इस साइड में इसको इंटीग्रेशन बना देते हैं, ठीक है। इस साइड में इसका हम इंटीग्रेशन बना देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन करना है, हालांकि ऐसे तो मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन चलिए आप लोग को थोड़ा समझ में बेहतर से आ जाए। हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो पावर के अंदर में है ये नीचे वाला, उसको पूरा को t मान लेते हैं और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देते हैं। प्यारे बच्चों x यहाँ कांस्टेंट है, x काहे बदलेगा, सेंटर से बिंदु P की दूरी जितनी दी रहेगी क्वेश्चन में उतना रहेगा, x कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष, तो dy बटे dt, और t का t के सापेक्ष में a, ये dt को ऊपर कर दो तो 2y dy के जगह पे हम dt लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो 2y dy, देखो 2y dy की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt, और नीचे इस पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले t लिख सकते हैं, तो t के पावर 3/2। इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, t के पावर नीचे 3/2, ऊपर जाएगा तो -3/2। अब हमने इंटीग्रेशन में आपको सिखाया है कि आंसर कैसे देना है। क्या करना है, पावर 1 जोड़ देना है, तो -3/2 जो पावर है उसमें पावर 1 और जोड़ दीजिए और इसी नए पावर से डिवाइड कर दीजिए। अभी मेरे प्यारे बच्चों इसको जरा ऐड करो तो कितना आ जाएगा, तो ये -2, तो ये -1/2 और नीचे फिर से
बटे में -1/2। ठीक है, अभी देखो, तो देखिए बच्चों, ये नीचे में माइनस है तो माइनस तो पहले लगेगा ही, नीचे में है 1/2 तो पलट के ऊपर चल जाएगा। और देखो बच्चों, t के पावर है ऊपर में -1/2। ठीक है, ओके, देखिए बच्चों, तो ये 2 तो ऊपर चला गया, पावर में ऊपर था -1/2, अगर नीचे लिखेंगे तो जगह +1/2, और पावर में 1/2 होने का मतलब है अंडर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं √t। और t हमने क्या माना था? t हमने माना था, हमने t को माना था, t के बदले लिख दीजिए x² + y²। तो सीधे हम यहाँ इसको पुट कर सकते हैं, सीधे यहीं पर मैं बराबर करके लिख देता हूँ, क्या, k सिग्मा पाई x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन आ गया -2 √x² + y², और लिमिट है 0 से लेके r तक। मतलब क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ था? y के रिस्पेक्ट में, मतलब y के बाद बदले पहले एक बार r लिखिएगा, फिर अगले बार 0 रखिएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ। तो E net = k सिग्मा पाई x, पहले r लिखिए तो -2 √x², y के जगह पे r लिख लीजिए तो कैपिटल R²। अब फिर से माइनस करेंगे और फिर पूरी बातों को लिखेंगे, -2 देखो बच्चों, y तो y के जगह पे 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, खत्म, सिर्फ x²। अभी देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो k सिग्मा पाई x माइनस माइनस प्लस 2/x, और ये माइनस में पीछे रह जाएगा, 2/√x² + y²। तो E net = देखो बच्चे बड़े सावधानी से, अभी देखिए हम थोड़ा थोड़ा एलोब्रेशन करेंगे। ये 2 को भी बाहर निकाल दीजिए, 2 निकल गया बाहर। ये जो k था, k कितना होता है, 1/4πε0 होता है, और क्या बच गया, पाई बच गया, x बच गया। अभी देखो ऐसा करो, यहाँ से 1/x को भी कॉमन ले लो, 1/x को कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कुछ नहीं बच गया, 2 भी निकाल दिया बाहर और 1/x भी निकाल दिया बाहर, तो 1 बच गया सिर्फ। यहाँ पे 2 तो बाहर निकल गया, ठीक बात है, लेकिन 1/x जो आपने बाहर निकाला है तो x को गुना करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जब गुना करके देख लो, x से x कट जाएगा और नीचे इतना वाला बच जाएगा, x² + y²। अब काटो फाटो, x से x कट गया, पाई से पाई कट गया, और ये 4 से कट गया 2 बार, तो कितना आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो सिग्मा एक छूट गया रे, सिग्मा छूट गया, तो सिग्मा बटे नीचे में 2ε0, यहाँ 1 - x बटे √x² + r²। यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया। जरा सा यहाँ किनारे लिख दूँ बच्चों, यहाँ किनारे लिख लेते हैं, आप लोग अपनी नोट्स में अच्छे से उतार लेना। तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बटे 2ε0 1 - x डिवाइडेड बाई √x² + r²। ओके, थैंक यू। तो ये चैप्टर खत्म हो गया पूर्णतः, कंपटीशन के हिसाब से देखिए या बोर्ड के हिसाब से देखिए, सब हो गया। ये हमने किसका निकाला, डिस्क का, चार्ज डिस्क के एक्सिस पर, चार्ज डिस्क के एक्सिस पर कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा। ओके बच्चों।